नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कविता उषा पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ था। वहीं इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की थी। चित्रकारी में बहुत इनका मन लगता था, इसलिए इसका भी प्रशिक्षण लिया इन्होंने चित्रकार उकेर बंधु से। और इन्हें साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान इत्यादि अनेक सम्मान प्राप्त हुए थे। 1991 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया था। और ये जो थे कवि, चित्रकारी में इनका ज़्यादा मन लगता था, इसलिए इन्होंने एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके चित्रकारी सीखने का जो कार्य है उसको आरंभ कर दिया। फ्रांस का चित्रकारिता इन्हें बहुत पसंद था। फ्रांस की चित्रकारी जो इम्प्रेशनिस्ट आर्ट है उसमें इनका बहुत मन लगा, तो उसे इन्होंने बहुत सीखा और उसका जो प्रयोग है इन्होंने अपनी कविताओं में भी किया है। जब आप इनकी कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको चित्रकारिता नज़र आएंगी, किस तरह से रंगों का जो प्रयोग है उन्होंने किया है। बहुत सारी कविताओं में इन्होंने बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया है। खासकर लाल और नीला रंग इन्हें बहुत प्रिय था, जिसका प्रयोग ये अधिक करते थे। और जो हिंदी के आधुनिक हिंदी कविता के जो प्रमुख 3 कवि थे, त्रयी माने गए हैं, आधार स्तंभ, जिसमें त्रिलोचन है कवि, केदारनाथ अग्रवाल हैं, उसी में ये भी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह भी एक मजबूत आधार स्तंभ माने गए हैं। उर्दू और हिंदी के ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब कहा है। और मुख्य बात जो इनकी है वो है कि बिंबों का बहुत अच्छा प्रयोग ये करते थे। इसीलिए कहा गया कि ये वैचारिक रूप से तो प्रगतिशील कवि थे, परंतु शिल्पगत जो इनका रूप था वो है इनका प्रयोगधर्मी कवि। तरह तरह के प्रयोग करते थे ये बिंबों को लेकर के। नए नए उपमानों का प्रयोग इनकी कविताओं में दर्शनीय है। और जिस तरह से ये चित्रकार थे उसी तरह से ये रंगों का भी प्रयोग करते हैं। जो वस्तु आपको ये दिखाना चाहते हैं, जिस तरह की कला आपको ये दिखाना चाहते हैं, उसी तरह के बिंबों का सटीक प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन्हें अति यथार्थवादी कवि भी कहा गया है। इनकी चित्रकारिता जो है वो, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये सारे चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं। इन चित्रों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें इन्होंने प्रायः कवि या कोई भी व्यक्ति अपने चित्र को बहुत सुंदर प्रस्तुत करता है, परंतु इन्होंने जो है अपना रूप एक विद्रोही कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका ये प्रयास रहता है कि मन के अंदर जो विचार और भावनाएं हमारे हैं वो बाहर भी दिखनी चाहिए। इसी कारण इन्होंने अपनी कविताओं में जो भाव है उसको लाने का प्रयास किया है। तो चलिए इनकी कविता पढ़ते हैं। उषा, जो कि काव्य संग्रह टूटी हुई बिखरी हुई से ली गई है। कविता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा सी लाल के सर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस कविता में उन्होंने रात्रि के बाद और सूर्योदय से पहले का जो दृश्य है उसको प्रस्तुत किया है। तरह तरह के बिंबों का प्रयोग करके, अलग अलग उपमानों का प्रयोग, अलग अलग रंगों का प्रयोग, ये दर्शाने के लिए कि कैसे कैसे प्रकृति प्रतिपल अपना रंग बदल रही है। इसलिए इन्होंने बिंबों का भी अलग अलग प्रयोग किया है, यही बताने के लिए कि जैसे जैसे आकाश में, नभ में जो रंग बदल रहा है वो रंग अलग अलग उपमान द्वारा स्पष्ट हो सके। तो चलिए इसको समझते हैं। कहते हैं कवि, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रातः काल नभ, आकाश बहुत नीला शंख की तरह दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, भोर सूर्योदय से पूर्व का जो नभ है, आकाश है, वो जो है उसका रंग
राख से लिपा हुआ चौका ऐसा है। राख मिट्टी से लिपे हुए सफाई करने के दौरान जब महिलाएं किचन को, चौके को, रसोई को साफ़ करती हैं तो वो गीला हो, इसको ब्रैकेट में बताया है, कोष्टक में लिखा है अभी गीला पड़ा है, ये स्पष्ट करने के लिए कि वो सूखा नहीं है बल्कि गीला है। गीले मिट्टी का जो रंग होता है वो अलग दिखेगा और सूखे का अलग। तो गीले वाले मिट्टी का जो रंग है वही रंग आकाश का है उस समय जब रात्रि समाप्त हुई है और सूर्योदय नहीं हुआ है। तो पहले उन्होंने आकाश को इसी रंग का देखा जैसे गीली मिट्टी से पुता हुआ चौका हो। तो उससे उसकी समानता व्यक्त की है कवि ने, उपमा अलंकार है यहाँ पर। और ये भी बताया है, उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। आकाश में हो रहे परिवर्तन को उन्होंने पृथ्वी की क्रियाकलापों से जोड़ा है कि कैसे दिन का आरंभ महिलाएं स्वच्छता के साथ कर रही हैं। आगे कहते हैं, काली सिल, बहुत काली सिल, जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। लाल केसर सिल पर रगड़ दिया गया है और उसे हटा करके सिल को धुल दिया गया है। धुलने के बाद जो लालिमा उस सिल पर फैल जाती है वही लालिमा आकाश में अब थोड़े समय के बाद दिखाई दे रही है। तो उसका वर्णन, उसके लिए इन्होंने इस बिंब का प्रयोग किया कि बहुत काली सिल पर जैसे लाल केसर घिस दिया गया हो। इसके बाद कहते हैं, केसर भी पवित्रता का प्रतीक है, शंख भी पवित्रता का प्रतीक है। ये दृश्य जो है उसमें समानता लाने के लिए कवि ने इस प्रकार किया है कि वो जो समय है प्रातःकालीन वो भी बड़ा पवित्र और मनोरम होता है वो समय। और राख से गीला पड़ा है जो बताया है कवि ने, यहाँ गीले का तात्पर्य नमी से है। प्रातःकाल का जो आकाश है वो नमी से युक्त होता है, उसमें भी नमी का वातावरण चारों तरफ रहता है, ठंडक होती है हल्की सी। तो उसको दर्शाने के लिए कवि ने इन बिंबों का प्रयोग किया है। आगे कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो किसी ने। स्लेट पर लाल खड़िया मल दी है किसी बच्चे ने। पढ़ने का भी आरंभ सुबह सुबह बच्चे पढ़ने भी शुरू करते हैं, तो उस समय वो स्लेट पर लाल खड़िया से रगड़ करके उस कालिमा को लाल रंग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञानता पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया मलने का जो है बिंब प्रयोग किया है यहाँ पर। इस तरह से आकाश का जो रंग है वो ऐसा लगता है कि काले स्लेट पर लाल खड़िया रगड़ दी गई है। आगे कहते हैं कवि, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले जल में, अब देखिए आकाश का रंग कैसे प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। अभी तो उन्होंने पहले राख से लिपा हुआ चौका है उस तरह का बताया, दूसरे उदाहरण में उन्होंने बताया जैसे स्लेट पर लाल खड़िया घिस दी गई हो या काली सिल पर लाल केसर धुल दिया गया हो। इस तरह का रंग बदल रहा है आकाश का। और अब कहते हैं कि नीला हो गया आसमान, और वो नीला ऐसा लगता है कि जैसे गौर झिलमिल, नीले जल में कोई गौर झिलमिल गोरे शरीर वाला स्नान करके निकल रहा हो। तो झिलमिलाता हुआ सा सूर्य भी आकाश में, नीले आकाश में गौर वर्ण का सूर्य झिलमिलाता हुआ सा ऊपर आ रहा है। इस तरह के बिंब का प्रयोग कवि ने किया है। क्रियात्मकता है यहाँ पर, गतिशीलता का दृश्य है। और कहते हैं, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब जादू टूट रहा है क्योंकि ये सूर्योदय का जो दृश्य है, अब जब सूर्योदय हो गया तो उषा समाप्त हो गई। उषा काल जो है वो बहुत ही अच्छा समय होता है, इतना अच्छा लगता है उस समय कि कवि कहते हैं कि जैसे जादू सा प्रतीत होता है, जादू की तरह वो अपना असर दिखाती है सबके ऊपर वो समय। बहुत सारे कवियों ने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा अलग अलग बिंबों से उस दृश्य को प्रस्तुत किया है, जैसे बीती विभावरी जागरी, इस तरह से अलग अलग कवियों ने इसको प्रयोग किया है। तो कवि कहते हैं अब वो समाप्त हो गए, उषा काल समाप्त हो गया, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो गया, ये समय समाप्त हो गया। ये समय जादू सा प्रतीत होता था। उषा का जो समय है बहुत ही पवित्र होता है और बहुत ही आनंददायक, नमी से युक्त होता है। 3 रंगों का प्रयोग कवि ने इसमें किया, नीले शंख जैसा, काले सिल जैसा, और फिर झिलमिल लाता हुआ सूर्य जैसे उदित हो रहा हो नीले जल में।
इस तरह से प्रयोग किया है। तो इस तरह यहाँ पर उपमा अलंकार है और उषा का यहाँ पर उन्होंने मानवीकरण किया है। झिलमिला रही है शरीर और सूर्योदय हो रहा है, इस तरह का जो प्रयोग कवि ने किया है। यहाँ क्रियात्मकता दिखाई है और गतिशीलता, यानी यहाँ क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रिया चल रही है अभी, तो यहाँ पर गतिशीलता का वर्णन है। गतिशीलता हर जगह आवश्यक है और कवि ने गतिशील होने की भी प्रेरणा इस कविता में दी है। और गतिशील बिंब जो शिल्प है वो गतिशील बिंब है यहाँ पर। तो ये जो कविता थी ये बिंबों से युक्त कविता है। कवि बहुत बड़े बिंब के निर्माता माने गए हैं कि इंद्रिय बिंब के रचयिता, सर्जक कहा गया है इस कवि को। कवियों के कवि भी कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह को। तो इनकी कविता ये छोटी सी थी जिसको आज हम लोगों ने पढ़ लिया और अगली कविता में हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।